नमस्कार, मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन इस पाठ के सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं? प्रिंट माध्यम, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट। तो ये सभी हैं, ये सभी चारों जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये ध्यान रखें, असत्य है। अखबार या समाचार पत्र की प्रमुख विशेषता है कि उसे पढ़कर संदर्भ लिया जा सकता है, ये सही है। रेडियो से श्रोता सुनकर जानकारी प्राप्त करता है, ये भी सही है। टेलीविज़न का महत्व देखने में है, ये भी सही है। इंटरनेट पर केवल खबरें देखी जा सकती हैं, ये सही नहीं है। तो उत्तर हमारा ये डी होगा। तीसरा प्रश्न, सर्वाधिक उन्मुक्तता किस माध्यम में है? यानी उसका उपयोग करते समय आज़ादी। अखबार में खबरें पढ़ने से, रेडियो से समाचार सुनने से, टेलीविज़न में खबरें देखने से, इंटरनेट पर खबरें पढ़ने से। तो इसमें बी आपका उत्तर होगा। सबसे ज़्यादा उन्मुक्तता या आज़ादी रेडियो से समाचार सुनने से। अंतरक्रियात्मकता या इंटरैक्टिविटी के मामले में सर्वाधिक विकसित माध्यम कौन सा है? इसका यह मतलब कि जो पाठक या श्रोता वर्ग है, ऑडियंस है, अपनी बात तुरंत पहुंचाए और उधर से भी तुरंत रिप्लाई आ सके या ज़्यादातर कम से कम समय में रिप्लाई आ सके। तो ऐसा कौन सा माध्यम होगा? तो इनमें इंटरनेट होगा। मुद्रण का सबसे पहले प्रारंभ किस देश में हुआ? इसका उत्तर है चीन। हम लोग आज जिस छापे खाने को देखते हैं उसके आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? जर्मनी के गुटेनबर्ग को। यूरोप के पुनर्जागरण का संबंध निम्न में से किस आविष्कार से सर्वाधिक है? छापाखाना, अंग्रेजी दवाएं, चिकन पॉक्स का टीका, इनमें से कोई नहीं। तो प्रिंटिंग प्रेस या छापाखाना है ये। भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? तो इसका भी पहला वाला ही उत्तर है, 1556 में गोवा में। भारत में पहला छापाखाना किसके द्वारा खोला गया? तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा ये खोला गया था। मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत क्या क्या आता है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, इश्तिहार सभी आते हैं। ये सभी मुद्रित हैं, इनको प्रिंट करने के बाद ही हम लोग पढ़ते हैं, तो इसलिए मुद्रित माध्यम है। किस माध्यम में हम अपने समय और सुविधा के अनुसार संदर्भ प्राप्त कर सकते हैं? रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, इनमें से कोई नहीं। इन तीनों के बारे में हम लोग सोचते हैं, तो इसमें अखबार है। अखबार को जब चाहें तब आप उठा करके पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो या टेलीविज़न से जो खबर चल रही होगी तो खबर के अनुसार आपको खुद को व्यवस्थित करना होगा। सीधे अपनी रुचि की खबर जानने की सुविधा कौन सा माध्यम देता है? अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी उत्तर होगा अखबार। निम्नलिखित में से चिंतन, विचार और विश्लेषण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम? इसका भी उत्तर होगा मुद्रित माध्यम, या अगर अखबार या समाचार पत्र लिखा हो तो वो भी उत्तर हो जाएगा। किस माध्यम से तुरंत घटी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती? ये देखिए, नहीं हो सकती। रेडियो से तुरंत प्राप्त हो जाती, टेलीविज़न से लगभग तुरंत, इंटरनेट से भी तुरंत, लेकिन अखबार हो सकता है 24 घंटे बाद आपको खबर दे। किस माध्यम में लेखक को जगह या स्पेस का सर्वाधिक ध्यान रखना होता है? तो इसका उत्तर है अखबार। किस माध्यम में कोई अशुद्धि हो जाने पर उसे सुधारने की गुंजाइश सबसे कम होती है? इसका भी यही उत्तर है
न्यूज़पेपर या समाचार पत्र या अखबार। निम्नलिखित में से लीनियर एक रेखीय माध्यम कौन सा है या कौन से हैं? यानी इसमें तुरंत पीछे आने की कोई गुंजाइश नहीं होती, आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो समझ सकते हैं ये होगा रेडियो भी, टेलीविज़न भी। तो इसका क्या मतलब, इसका जो उत्तर आप बताएंगे सी। किस माध्यम में शब्द दृश्य के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं? इसका उत्तर आराम से बता सकते हैं, जहां दृश्य की बात आई उसके हिसाब से शब्द लिखें तो टेलीविजन हो जाएगा। श्रोताओं को बांध कर रखने की सर्वाधिक चुनौती किस माध्यम के प्रसारणकर्ता के लिए होती है? रेडियो। निम्नलिखित में कौन सा अखबार प्रिंट रूप में उपलब्ध न होकर केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है? प्रभा साक्षी। कुछ तथ्यात्मक जानकारी। ये तथ्यात्मक जानकारी इस रूप में है कि मल्टीपल चॉइस नहीं है, आपको सीधे बताया गया। मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, जिससे हम आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी कमी क्या है? इसे पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समझ सकता है। डेडलाइन क्या होती है? अखबार या पत्रिका में समाचार या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसे डेडलाइन कहते हैं। मतलब अगर अखबार रात को 12 बजे छप रहा है तो मान सकते हैं कि 11 बजे तक कह दे कि इसके बाद 11 बजे के बाद जो खबर आप ले आएंगे उसको हम अगले दिन छापेंगे। तो ये 11 बजे का समय क्या हो गया? उस अखबार के लिए डेडलाइन हो गया। मुद्रित माध्यमों के लिए ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हैं? लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी है। प्रचलित भाषा पर जोर होना चाहिए, यानी जो बोलचाल की भाषा है। समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपके पास जगह 200 शब्दों के लिए है और आपने 2000 शब्द लिख दिए। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियां और अशुद्धियां ठीक करना भी आवश्यक है। लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। लीनियर माध्यम के क्या तात्पर्य हैं? इसको मैंने बता दिया था। ऐसा माध्यम जिसमें पीछे लौटकर सुनने या देखने की सुविधा न हो। रेडियो समाचार लेखन हेतु किस शैली का प्रयोग किया जाता है? उल्टा पिरामिड या इन्वर्टेड पिरामिड शैली। किसी भी समाचार लेखन, किसी भी माध्यम के, चाहे वह अखबार हो, रेडियो है या टेलीविज़न, सबके लिए उल्टा पिरामिड या इन्वर्टेड पिरामिड शैली का उपयोग होगा। समाचार की उल्टा पिरामिड शैली क्या है? उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों व सूचनाओं को लिखा जाता है अथवा बताया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के कितने हिस्से हैं? 3। इंट्रो, जिसको लीड भी बोलते हैं और हिंदी में मुखड़ा कहेंगे। बॉडी, समापन। तो ये 3 हिस्से हैं। इंट्रो लगभग कितने पंक्तियों का होगा? 2 पंक्ति या अधिक से अधिक 3 पंक्ति। रेडियो समाचार लेखन की बुनियादी बातें क्या हैं? साफ सुथरी और टाइप कॉपी होनी चाहिए। समाचार कॉपी ऐसे टाइप की जानी चाहिए जिससे पढ़ने वाले को, अर्थात वाचक या वाचिका को, कोई दिक्कत या परेशानी न हो। समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए, बहुत नज़दीक नज़दीक शब्द न हो। एक पंक्ति में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित न हो। कहने का मतलब अगर ये नहीं शब्द लगता है कि ये आगे जा रहा है तो न के बाद डैश, फिर ही को अगले पंक्ति में, ऐसा नहीं करना है।
और पृष्ठ के आखिर में कोई पंक्ति अधूरी नहीं रहनी चाहिए। अर्थात अगर यहाँ पृष्ठ खत्म हो रहा है तो ऐसा नहीं कि ये वाला जैसे लिखा है नहीं लिखने चाहिए, ये वाला हिस्सा अगले पृष्ठ पे चला जाए, ऐसा नहीं करना है। उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए। कहा ही गया है कि ऐसे शब्दों का उपयोग हो जो वाचक को परेशानी पैदा न करे। 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में लिखा जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, 10 लिखा है, इस तरह से 11 से 999 तक के अंकों को सीधे लिख देना चाहिए। यानी यहाँ 11 या 52 लिखना है, आपको 52 लिखना है तो यहाँ पे 52 आप लिख दीजिए। इसी तरह से 1000 या इससे अधिक के अंकों को भी शब्दों में, यानी 1 से 10 तक के अंक शब्द में होंगे और 1000 या उसके बाद के अंक शब्द में होने चाहिए। परसेंटेज या डॉलर जैसे संकेतों को संकेत रूप में न लिख करके कैसे लिखेंगे, ऐसे प्रतिशत, डॉलर ऐसे लिखेंगे। संक्षिप्ताक्षर शब्दों से बचना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो पहले उनका पूरा रूप बताया जाना चाहिए, उसके बाद इनका उपयोग होना चाहिए। प्रचलित संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे WTO, यूनिसेफ, सार्क इत्यादि। टेलीविजन खबर लेखन की बुनियादी शर्तें क्या होगी? दृश्य के साथ इसका लेखन होगा। जो भी लेखन होगा दृश्य चलता रहेगा उसके साथ, यानी लेखन एक तरह से पीछे पीछे चलता है, दृश्य आगे आगे चलता है। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या होता है? किसी बड़ी घटना का सबसे पहले कम शब्दों में सूचना पहुंचाना, ये क्या है? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। ड्राई एंकर, जब एंकर द्वारा दर्शकों को सीधे सीधे खबर बताई जाती है उस समय दृश्य उपलब्ध नहीं होता, इसे ड्राई एंकर। फोन इन क्या होता है? रिपोर्टर द्वारा फोन पर सूचनाएं देना। एंकर विजुअल किसे कहते हैं? दृश्य को ही विजुअल बोला जाता है। किसी घटना से प्राप्त दृश्यों के आधार पर जब खबर दिखाई जाती है तो उसे एंकर विजुअल कहते हैं। एंकर बाइट, बाइट का मतलब होता है कथन। किसी घटना से जुड़े प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का संक्षिप्त रूप में विचार या कथन, इसे बाइट कहते हैं या एंकर बाइट कहते हैं। लाइव किसे कहते हैं? किसी घटना का घटना स्थल से सीधा प्रसारण, जैसे क्रिकेट मैच का हो सकता है या राजपथ पर होने वाली परेड। जो भी सीधा प्रसारण होगा वो लाइव होगा। लाइव को ही हिंदी में सीधा प्रसारण कहते हैं। एंकर पैकेज, जब खबर को संपूर्णता से पेश किया जाता है जिसमें घटना के दृश्य, बाइट, ग्राफिक्स इत्यादि हो, उसे एंकर पैकेज कहते हैं। वॉइस ओवर क्या होता है? दृश्य के साथ चलने वाले शब्दों को वॉइस ओवर कहा जाता है। नेट या नेट साउंड क्या होता है? वे प्राकृतिक आवाजें जो खबर को शूट करते समय खुद ब खुद चली आती हैं। जैसे यदि रिपोर्टर आंदोलन की खबर ला रहा हो तो उसमें लगने वाले नारे नेट साउंड कहे जाएंगे। कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है तो दर्शकों का शोर नेट साउंड हो जाएगा। रेडियो और टेलीविजन की भाषा कैसी होनी चाहिए? जो आसानी से सभी को समझ में आ जाए। भाषा के स्तर और गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए। वाक्य छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। भाषा में प्रवाह होना चाहिए। एंकर को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये शब्द वर्जित हैं, ये शब्द नहीं लिखे जाते हैं, चाहे रेडियो हो चाहे टेलीविजन। निम्नलिखित ये शब्द नहीं होगा। उपरोक्त नहीं, अधोहस्ताक्षरी नहीं, क्रमांक नहीं, ये सारे शब्द लिखे नहीं जाते हैं रेडियो या टेलीविजन समाचार में। विश्व स्तर पर इंटरनेट का पहला दौर कब से प्रारंभ होता है? तो
1982 से 1992। दूसरा दौर 1993 से 2001। तीसरा 2002 के बाद। अगर भारत के लिए पूछे तो भारत में 1993 से पहला दौर हो जाएगा और दूसरा दौर 2002 के बाद। HTML का पूर्ण रूप क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ब्राउज़र किसे कहते हैं? वह औजार जिसके जरिए इंटरनेट पर हम जाते हैं, इसको यहाँ पे लिखा है, जिसके जरिए विश्वव्यापी जाल यानी इंटरनेट में गोते लगाए जा सकते हैं। भारत में इंटरनेट का पहला दौर कब शुरू हुआ बता चुका हूँ, 1993 से 2002। दूसरा दौर 2003 से आगे। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तहलका.com। हिंदी में नेट पत्रकारिता प्रारंभ करने वाला पोर्टल वेब दुनिया। आशा करता हूं कि इन प्रश्नों से आपको लाभ होगा। इसका अभ्यास करिए। परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।